हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने जनरल ओवर कर लिया था और मुझे आंसर भी मिले थे, चेक भी किया था कुमकुम गोयल का भी। साक्षी, आपने आंसर लिखा था बेटा? आपने आंसर लिखा था हाँ या ना? बॉस तुमने लिखा था, ओके। चलिए तो उसी से आगे बढ़ते हैं। नंबर टू कौन सा? जनरल ओवर करने के बाद आ चुके हैं हम किसके ऊपर? स्पेसिफिक ओवर के ऊपर। एक बात और सुनो ध्यान से, यहां एक केस स्टडी और है, दैट इज कॉल्ड लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। ये सेम केस स्टडी आपके रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस में भी आने वाली है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द नेक्स्ट चैप्टर विल बी एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट चैप्टर बनने वाला है आपका एक्सेप्टेंस। दोस्तों आपकी आवाज कनेक्ट नहीं हुई, अभी भी नहीं आ रही बेटा आवाज? एक सेकेंड। हेलो 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 हेलो, साउंड आ रहा है बेटा? चेक करना। दोस्तों आवाज आ रही है? साक्षी आवाज आ रही है बेटा? नाउ चेक, आवाज आ रही है? सुन पा रहे हो? ओके अब ठीक है, चलो ओके। तो बेटा हम लोगों ने बात की थी, अच्छा कौस्तुभ का फोन भी आया था। हम लोग बात कर चुके थे अपने पास में किसके बारे में? जनरल ऑफर के बारे में, जहां हमने एक केस स्टडी पढ़ी थी, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकन कंपनी लिमिटेड। अब सेकंड केस स्टडी का नाम है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। एक्चुअली वो केस स्टडी स्पेसिफिकली एक्सेप्टेंस की है, जो आपकी ऑफर के बाद नेक्स्ट चैप्टर बनने वाला है वो उसकी केस स्टडी है, ठीक है। लेकिन उस केस स्टडी का नाम यहां कैसे आ गया? क्योंकि यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, एन एक्सेप्टेंस, एनी एक्सेप्टेंस विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ ऑफर इज इनवैलिड। मैंने आपसे एग्जांपल लिया था, याद करो कि रिलायंस ट्रेंड से कपड़े खरीदने गए थे, आपको ऑफर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, बाद में इंफॉर्मेशन लगती है। मतलब आफ्टर योर शॉपिंग आपको इंफॉर्मेशन लगती है। एग्जांपल सेम लाइक डोमिनोज में पिज्जा खाने गए, पिज्जा ऑर्डर कर लिया, लेकिन बाद में कन्फर्म हुआ अच्छा ऑफर चल रहा था, तो क्या तुम्हें वो ऑफर अवेल होगा दोबारा से? आंसर इज नो, नहीं होगा। समझ में आया? तो इसी के ऊपर था कौन सा? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। सुनाऊं कहानी क्या थी? सेम पैटर्न लेके चलो, एनएसपीसी, एन इज नेम क्या है? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। एस स्टोरी सुनो, स्टोरी क्या थी? स्टोरी में बेटा लालमन शुक्ला और गौरीदत्त कौन है? गौरीदत्त थे ओनर, मालिक है बेटा, और लालमन शुक्ला वो द सर्वेंट, नौकर था किसका? गौरीदत्त का। क्या था? नंबर वन, दो हमेशा केस स्टार्ट कहां से करते हैं? पार्टीज के नाम बताओ कि पार्टी, जैसे हमने उसमें बात की, मिसिस बेल्फर वाला पार्ट पढ़ा, कार्लिल वाला पॉइंट पढ़ा, कंपनी थी, फार्मा कंपनी थी, मिसिस कार्लिल आउटसाइडर थी, पब्लिक का पार्ट थी, उसने क्या किया? नॉलेज और रिवॉर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, ऐसे स्टार्ट करता है। तो सेम एज लाइक हियर इन द गिवन केस, लालमन शुक्ला वाज द सर्वेंट ऑफ गौरीदत्त। हुआ क्या, एक दिन गौरीदत्त का जो नीज था, वो घर छोड़ के भाग गया। उसके भागने के बाद, सुनना कहानी सुनना, और कहानी बना के लिखोगे तुम लोग, ठीक है? मैं समझा रहा हूं पूरी कहानी को, क्योंकि स्टोरी को अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। लॉ में सिर्फ दो ही पार्ट ऐसे हैं जिसे आप अपने खुद के सेंटेंस दे सकते हो। नंबर वन इज द स्टोरी पार्ट ऑफ ए केस स्टडी एंड नंबर टू इज द एग्जाम्पल। इन दो के अलावा किसी भी और पार्ट को आप छेड़ नहीं सकते, ना आप ना मैं, हमें अलाउड ही नहीं है। हम अपनी साइड में लैंग्वेज बना के लिखे उसके अंदर। तो पॉइंट क्या बोला? गौरीदत्त का नेफ्यू नीस भागने के बाद में क्या हुआ? घर से भाग गया, कुछ जगह नेफ्यू लिखा मिलता है, ओके। वो घर छोड़ के भाग गया। भागने के बाद में गौरीदत्त ने अपने नौकर लालमन शुक्ला को बोला, क्या उसे ढूंढ के लेके आ, गो एंड सर्च फॉर हिम। अब हुआ क्या? लालमन शुक्ला ने अपने मालिक की बात सुनते ढूंढने निकल गया। एक दिन पूरा बीत चुका था, एक दिन पूरा डे निकल गया। उसके बाद में लालमन शुक्ला ने डिसाइड किया कि वो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देगा। और ये पढ़ चुके, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना इज कॉल्ड जनरल ऑफर। तो उसने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया कि जो भी मेरे नीस को है, नेफ्यू को ढूंढ के लेके आएगा, कुछ प्लेस पर नीस और कुछ प्लेस पर नेफ्यू लिखा मिलता है, ऐसा है, ठीक है। बट मेनली क्या था? नेफ्यू था उस पर। तो नीस या नेफ्यू को जो भी ढूंढ के लेके आएगा, उसे मैं 200 पौंड, कितना? 200 पौंड का रिवॉर्ड दूंगा, 200 पौंड का रिवॉर्ड दूंगा। ये केस बहुत पुराना केस है, रियल केस है ये जो कितने भी केस स्टडी पढ़ रहे हैं सारे बनाए हुए केस स्टडी नहीं है, ये सारे रियल जजमेंट्स हैं, रियल केस लो जो कोर्ट में जा चुके, कोर्ट में जजमेंट आ चुका हो।
तो क्या हुआ, लालमन शुक्ला जा चुका था पहले ही, उसके बाद में उसने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकाला और वहां पर एक रिवॉर्ड अनाउंस किया कि एनीवन हु विल फाइंड माय नेफ्यू आई विल गिव हिम और हर 200 पाउंड। के बाद न्यूज इंफॉर्मेशन निकाल दी, लेकिन अभी तक लालमन शुक्ला को इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कि ऐसा कोई रिवॉर्ड अनाउंस हुआ, कुछ भी अनाउंस हुआ। नेक्स्ट डे लालमन शुक्ला उसके नेफ्यू को ढूंढ के घर ले आता है। नेक्स्ट डे लालमन शुक्ला उसके नेफ्यू को ढूंढ के घर ले आता है और उसे इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो चुपचाप शांत रहता है, कुछ पता नहीं चलता। कुछ महीनों के बाद जब लालमन शुक्ला घर की सफाई कर रहा होता है तो उसके सामने वो न्यूज़पेपर आता है जिसमें न्यूज में एक रिवॉर्ड अनाउंस होता है लालमन जो गौरी दत्त ने कुछ टाइम पहले किया था। तो ये बताता है कि भैया जो भी नेफ्यू को ढूंढ के लेके आएगा उसे 200 पाउंड मिलेंगे और एक नौकर के लिए 200 पाउंड बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट थी। अब हुआ क्या, अब क्या हुआ, वो भागता हुआ कहां पहुंचा, लालमन शुक्ला अपने मालिक गौरी दत्त के पास पहुंचा। मालिक 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 साहब 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 देखो, मैं आपके नेफ्यू को ढूंढ के लेके आया था, लाओ मेरे 200 पाउंड दे दो, लाओ मेरे 200 पाउंड दे दो। एंड गौरी दत्त डिनाइड, क्लियरली डिनाइड टू पे द अमाउंट। गौरी दत्त ने साफ साफ मना कर दिया, कोई पैसा नहीं मिलेगा भाई, चल निकल आउट। आप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, वो नहीं बोला, उसने मना कर दिया, पैसा नहीं दूंगा। और केस वहीं पे बनते हैं जहां पे कुछ ना कुछ मना होगा, डिस्प्यूट्स होते हैं। अब क्या हुआ, एंड तो क्लियर एस क्लियर, स्टोरी ये थी। पी हु वाज प्लेंटिव, अब गुस्सा किसको आएगा, गौरी दत्त को या नेफ्यू को, लालमन शुक्ला को, लालमन शुक्ला को। तो केस स्टडी का आंसर प्लेंटिव हुआ, वेरी गुड क्वेश्चन। आदर्श साक्षी सुन पा रहे हो? तो नाउ प्लीज टेल मी हु वाज द प्लेंटिव इन दिस केस, लालमन शुक्ला, रिमेंबर? यस। क्या लिखो, लाइन भी क्या बनेगी, लालमन शुक्ला फाइल्ड ए शूट अगेंस्ट गौरी दत्त, ने केस फाइल कर दिया। केस कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट में जाने के बाद पूरी कहानी सुनाई गई, पूरी कहानी सुनाई गई। तो कोर्ट ने, अब तुम मुझे, आप लोग मुझे बताओगे, कुमकुम भाई सब लोग बताओगे, क्या कोर्ट ने उसे पैसा दिलवाया लालमन शुक्ला को या नहीं दिलवाया? टेल मी। कुमकुम नहीं दिलवाया। पायल, जो मन में है वो बोला अगर स्ट्रेटली वर्ड, लो में सीधा पड़, या तो गलत हो या सही होगा, दो ही केस होते हैं, तो स्ट्रेट बोला अगर, दिलवा दिया होगा, ओके नाइस। आदर्श, कौस्तुभ, साक्षी, कोर्ट ने पैसा दिलवाया उसको, लालमन शुक्ला को? अच्छा कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। कौस्तुभ, पैसा दिलवाया उसको? नाइस। साक्षी, साक्षी सो गई, उठी नहीं दिलवाया, साक्षी सो गई, नींद पूरी हो गई साक्षी? ओके। अब पॉइंट इज, पैसा नहीं दिलवाया सर, लेकिन ये तो जनरल ओवर केस था, न्यूज में निकला था। तो याद करो अपने प्रोविजन की लाइन, एनी एक्सेप्टेंस विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ ऑफर इज इनवैलिड। आपको जब ऑफर की नॉलेज नहीं थी, जब ऑफर दिया गया था, तो उसे आप एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो? मैं कुछ टाइम बाद पहुंचूंगा, अरे सर मुझे बाद में पता चला ये ऑफर चल रहा, दे दो। इज इट सो? देयर इज नो, आंसर इज नो। एग्जांपल, निर्माण एकेडमी कोई स्कीम ऑफर करती है, ऑफर करती है एक वीक के लिए, एक वीक के लिए उसने जो ऑफर दिया, अब एक वीक के बाद में किसी को इंफॉर्मेशन लगी कि सर ये तो ऑफर चल रहा था, मुझे वही दे दो, मिलेगा उसको? नहीं मिलेगा, सिंपल लॉजिक। तो एक्सेप्टेंस अगर आपको होती है और वो भी विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ ऑफर, दैट विल बी इनवैलिड, दैट मींस अमाउंट नहीं मिलेगा। इज क्लियर? एक्सेप्टेंस तभी वैलिड होती है जब आपको ऑफर की नॉलेज होती है, ऑफर की नॉलेज नहीं तो एक्सेप्टेंस भी वैलिड नहीं होगी। वेरी वेरी गुड, समझ में आ गया? नेक्स्ट पे आते हैं। द नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक ऑफर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक ऑफर? एक पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर दिया, एक पर्सन को ऑफर दिया। कल मैंने बात की थी, अगर आई वांट टू सेल माय बाइक टू कॉस्ट टू 4 रुपीज 20,000, ये ऑफर है, किसको ऑफर है? कौस्तुभ को है। क्या सब एक्सेप्ट कर लेंगे इसको? केवल मैं भी खरीद लूं, मैं भी खरीद लूं? आंसर इज नो। दिस ऑफर इज मेड टू ए स्पेसिफिक पर्सन। या मैं बोलता निर्माण एकेडमी के जो फाउंडेशन के ये बच्चे हैं, सिर्फ इन्हीं बच्चों के लिए ऑफर है, बाद में जो ज्वाइन करेंगे उनके लिए नहीं है। टिल डेट कल 7 तारीख है, 7 तारीख के बाद से बाकी बच्चों पर ऑफर एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे मान लो फी रेज होने वाली है हमारी, मार्केट फीस आने वाली दोबारा से, ठीक है, या कुछ नए जो पार्ट्स हैं वो ऐड ऑन होने वाले हैं। ओके, तो मैं प्लीज टेल मी, बाकी बच्चों को बैकअप नहीं मिलेगा, तुमको बैकअप मिलेगा, क्योंकि बैकअप का अलग से सेल आउट। अब मैं ऑफर निकाल रहा हूं, नाउ प्लीज टेल मी, क्या ये ऑफर सबके लिए एप्लीकेबल होगा, आने वाले बच्चों के लिए? देयर इज नो। अब मान लो कल को आके बोलेंगे, अच्छा अब मुझे बताओ ये ऑफर किसको दिया गया?
टू ए ग्रुप ऑफ पर्सन, दैट इज स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन या स्पेसिफिक पर्सन को। कॉस्ट्यूम का ऑफर, ऑफर कौन सा था मेरे पास? स्पेसिफिक ऑफर। सबको क्या दिया वो? ग्रुप ऑफ पर्सन। तो क्या बोला भाई? एन ऑफर विच इज मेड टू ए स्पेसिफिक पर्सन, दैट इज कॉस्ट्यूम, या ग्रुप ऑफ पर्सन लाइक तुम लोग। तो अब होता क्या है, जिसको ऑफर दिया वही पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है, उसके अलावा और एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। तो जब ऐसा ऑफर दिया जाता है उसे बोलते हैं बेटा क्या? स्पेसिफिक ऑफर। याद रहेगी बात? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पे आता है। ये हम पढ़ चुके थे, नेक्स्ट पे आता है। ओहो, ये क्या आ गया? क्रॉस ऑफर क्या होता है? दो क्लियर हो गए। जनरल ऑफर का मीनिंग क्लियर है? बना के नहीं लिखना, ध्यान रखना। जो अभी आप लिख रहे हो, जो अपने पढ़ा है, पूरा लीगल लैंग्वेज है, और लीगल लैंग्वेज को उसी लैंग्वेज में लिखना होता है अपार्ट फ्रॉम द स्टोरी पार्ट ऑफ ए केस स्टडी। लेकिन बाकी जो पढ़ रहे हो सारे प्रोविजंस हैं, मैंने बना के नहीं लिखे हैं कि सर आपने लिखवा दी। नहीं सर, अगर मैंने ये लिखा है एन एक्सेप्टेंस विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफर इज इनवैलिड, ये कोर्ट का जजमेंट था। कोर्ट ने जो उस केस में मना किया कि पैसा नहीं मिलेगा, वो इस बेस पर मना किया था। समझ में आया लॉजिक है? नेक्स्ट पे आते हैं। द नेक्स्ट वन इज क्रॉस ऑफर। अब क्रॉस ऑफर क्या होता है? क्रॉस का मतलब क्या है आप समझना। दो लोग की बात करता हूं, सुनना ध्यान से बात को। आई विल टेक एन एग्जांपल हियर। चलो, नंबर वन, एक पार्टी यहां पर है, पार्टी यहां पर है, इसका नाम है बाजीराव। क्या नाम है? बाजीराव। असली वाला बाजीराव नहीं, नाम रखा हूं खाली बाजीराव। एक पार्टी यहां है बेटा, इसका नाम है मस्तानी। क्या नाम है? बाजीराव है, मस्तानी। कहानी में ट्विस्ट देखना और बताना रिप्लाई क्या होगा, ठीक है? बट नॉट एज पर यू, क्योंकि जो हम सोचते हैं लो वो नहीं सोचता, तो कुछ नया निकाल के लेके आएगा। तो कहानी क्या है? बाजीराव और मस्तानी की। बाजीराव रहता है बेटा कहां पे? जोधपुर में। कहां रहता है? जोधपुर में। मस्तानी रहती है उदयपुर में। जोधपुर में कहां रहती है? उदयपुर में। क्या हुआ? बाजीराव ने एक ऑफर, एक लेटर लिखा। क्या लिखा? एक लेटर, दैट मीन्स रिटन पार्ट में लिखा, लिख के दिया। एक लेटर लिखा, लेटर में लिखा हुआ था कि मस्तानी, आई वॉन्ट टू सेल, ये दोनों अच्छे दोस्त थे, आई वॉन्ट टू सेल माई हाउस टू यू फॉर ₹20 लाख। 20 लाख में बेच रहा हूं, सस्ता बेच रहा हूं, बहुत सस्ता बेच रहा हूं, तेरे को बेच रहा हूं। ये ऑफर स्पेसिफिक है या नहीं? पहले तो मुझे ये बताओ, स्पेसिफिक है या नहीं? जनरल है, स्पेसिफिक है? टेल मी। स्पेसिफिक ऑफर है। अब दूसरा स्पेसिफिक, नाइस। अब मुझे बताओ हुआ क्या? इस ऑफर जो लेटर लिख रहा था, इस ऑफर की नॉलेज मस्तानी को नहीं थी। तो मस्तानी का पता नहीं क्या होता है, हमने बोलते कोइंसिडेंस हो गया। तूने भी वही बोला, मैंने भी वही बोल दिया। सेम टाइम पे मस्तानी ने भी एक लेटर लिखा, किसको? बाजीराव को, दैट आई वांट टू बाय। तो डिफरेंट लेटर्स हैं, दैट आई वांट टू बाय योर हाउस, योर हाउस फॉर ₹20 लाख। कोइंसिडेंस? ये अमाउंट भी सेम और ऑब्जेक्ट भी सेम। टेल मी। यस, वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन। तो क्या हुआ बताना? अभी पहले मुझे बताओ इसका मीनिंग क्या हुआ। हम एज पर द मीनिंग डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन ये कहती है कि सर व्हेन टू आइडेंटिकल ऑफर्स, क्या, अच्छा, दो ऑफर आइडेंटिकल कब कहलाते हैं? जब कहलाते हैं जब कब जब उन आइडेंटिकल मतलब जब उनके ऑब्जेक्ट और उसका अमाउंट, प्राइस, वो दोनों क्या हो बेटा? सेम हो। रिमेंबर? तो उसे बोलते हैं आइडेंटिकल ऑफर। तो क्या बोला? व्हेन टू आइडेंटिकल ऑफर एक्सचेंज इन इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मीनिंग लॉ में क्या होता है? पता नहीं होना। इंग्लिश का मीनिंग लेकिन इग्नोर कर दिया, पता नहीं देखा, नहीं, वो इंग्लिश मीनिंग है कि इंफॉर्मेशन थी फिर भी हमने इग्नोर कर दिया। नो, लॉ में इग्नोर का मतलब होता है नहीं पता। यू डिडंट हैव द नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, दैट मींस इग्नोरेंस। अब मुझे बताओ ना, अगर आज मान लो अगर मस्तानी को पता होता कि बाजीराव मुझे सेम ऑफर दे रहा है, वो लिखती लेटर? नहीं लिखती। तो मतलब अगर दो लोगों ने सेम ऑफर एक दूसरे का एक्सचेंज कर दिया, क्यों कर दिया? ओनली बिकॉज ऑफ ignorance of each other offer, ignorance of each other's offer। एक दूसरे की ऑफर की नॉलेज नहीं थी, इसलिए उन्होंने आपस में ऑफर एक्सचेंज कर दिया। तो लोग क्या बोलते हैं? ऐसे ऑफर क्या बोलते हो? क्रॉस ऑफर बोलते हो। बट माय क्वेश्चन इज, क्या, अब मैं वन क्वेश्चन मुझे रिप्लाई कर रहा हूं। मेरा पहला प्रश्न, बेटे तैयारी कर रहे हो, साथ साथ पढ़ते रहो, सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ना होता खत्म हो चुका होता। समझाता हूं पॉइंट को। आई विल आस्क सम क्वेश्चन ऑन दिस, तब तैयारी होती है। नॉर्मली क्या होता है? क्रॉस ओवर मतलब ऑफर टाइप पढ़ रहे हो
तो लो में पढ़ाने तरीके क्या होता है, बस पढ़ा दिया, ये होता है बेटा, खत्म, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप समझो, हर एक पार्ट पे क्वेश्चन फ्रेम करो। क्वेश्चन फ्रेम करने से तुम्हारा प्रोविजन माइंड में रिटेन होगा। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? रिटेन करना मैंडेटरी है। रिटेन तभी होगा जब आप उसके ऊपर क्वेश्चन लेके चलते हो। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर तुम्हें क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ठीक है? पहला प्रश्न, प्लीज टेल मी, क्या ये दोनों ऑफर बाजीराव मस्तानी के बीच का ऑफर, जनरल ऑफर स्पेसिफिक ऑफर? टेल मी। स्पेसिफिक है। दूसरा, दोनों ने सेम टाइप ऑफ ऑफर, हाँ नहीं आगे लिख रहा हूं, स्पेसिफिक भी है और क्रॉस भी है बेटा कौस्तुभ, ठीक है? आगे ये मैं नॉर्मली पूछ रहा हूं, एज पर दी पर्सन बता मुझे, इंडिविजुअल पर्सन को भेजा कौन सा कहलाएगा? स्पेसिफिक। लेकिन एक्चुअली मेनली ये क्या है, कौन सा बोलेंगे इसको? ये क्रॉस भी है, ठीक है? अब ऑफर जब सेम टाइप के ऑफर आपस में एक्सचेंज होते हैं तो क्या बाजीराव मस्तानी बोल सकते हैं चल ठीक है कोई बात नहीं, तुम मेरा एक्सेप्ट ऑफर कर लो और मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट कर लेती हूं? इज इट सो? दैट मींस क्या ये म्यूचुअली एक्सेप्टेंस कर सकते हैं? क्या सेम टाइम पर बाजीराव मस्तानी प्रोमिजी बन सकते हैं दोनों के दोनों? नहीं बन सकते। तो इसे क्या बोला गया? इवन बोथ द पार्टीज इज रेडी। भाई पार्टीज से कितनी तैयार, लो ने मना कर दिया ना, अभी तो तैयार हो जाएंगे, अरे हो मजा आ गया, हंसेंगे फिर तो। बट लो ने क्या बोला? नहीं, मतलब नहीं, आप म्यूचुअली एक्सेप्टेंस का नाम देकर ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कौन से ऑफर को? क्रॉस ऑफर को, वो नहीं कर सकते आप। बात स्पेसिफिक की थी तो खत्म हो जाएगी यहाँ पे ऑटोमेटिक। यहाँ बात किसकी आ गई? अब क्रॉस की आ गई। और क्रॉस ऑफर के अंदर दोनों पार्टी म्यूचुअली एक्सेप्टेंस नहीं कर सकते। तो दोनों बोले सर, लोगों बोले अरे फिर क्या होगा? तो फिर इन ऑफर का होगा क्या? बोलो बोलो, कौस्तुभ ने क्या बोला था? ऑफर टर्म्ड एज कैंसिलेशन। ये ऑफर कैंसिल हो गए। मतलब अगर दोबारा ऑफर करना है तो दोबारा ऑफर करो, अमाउंट भी अलग होना चाहिए, ऑब्जेक्ट हो सकता है सेम बट अमाउंट अलग होना चाहिए। और दोबारा अभी 20 लाख पे दोबारा से ऑफर नहीं प्लेस, पता आप लोगों को? ये ऑब्जेक्ट और प्राइस की बात इन लोगों ने की, ये वही सेम अमाउंट को दोबारा से ऑफर नहीं दे सकते। क्या करेंगे? इन्हें दोबारा से नया ऑफर देना पड़ेगा। एक वर्ड याद रखना, कहां पर पढ़ रहे हो कैंसिलेशन और कहां पर पढ़ रहे हो रिजेक्शन। तो वर्ड बोल रहा हूं, लॉ के अंदर कैंसिलेशन का मीनिंग क्या होता है जानते हो? लिख लो, इट इज कॉल्ड रेसिशन। कैंसिलेशन इज अगर जो वर्ड है उसी को लीगल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? रेसिशन। RESCISSION, रेसिशन इज कॉल्ड कैंसिलेशन। याद रहेगा। और लॉ में एक वर्ड बोलता है रिजेक्ट। रिजेक्ट को बोलते हैं रेपुडिएट। क्या बोलते हैं? और आपको लीगल वर्ड यूज करने हैं बेटा। जब आगे जब कंपनीज के एग्रीमेंट पढ़ोगे ना तो वहां पे तुम्हें रिजेक्ट लिखा नहीं मिलेगा, रेपुडिएट लिखा मिलेगा, कैंसिल लिखा नहीं मिलेगा, रेसिशन लिखा मिलेगा। याद रहेगा, रिजेक्ट इज कॉल्ड रेपुडिएट, कैंसिलेशन इज कॉल्ड रेसिशन। RES, रिसिशन नहीं, रेसिशन। RESCISSION, रेसिशन। और ये वर्ड आगे कम से कम 3 से 4 बार और दोबारा आने वाला है हमारे पास में। आगे बढ़ू क्या? नहीं यहां तक तो लिखा भी था हमने, पार्ट पढ़ भी लिया। म्यूचुअल एक्सेप्टेंस नहीं होंगे, ऑफर क्या होगा? अमाउंट्स टू कैंसिलेशन ऑफ बोथ दी ऑफर्स। द पार्टी वांट्स टू मेक अनदर ऑफर, ट्राई करता रहो, होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। आफ्टर जनरल ऑफर, दिस ऑफर इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 5 स्टार तारीख तरह बनाए इसके ऊपर, क्योंकि रीजन इज इंपॉर्टेंट पार्ट है। माय क्वेश्चन इज ऑफ काउंटर ऑफर। मैंने कुछ दिन पहले लिखवाया था, बताया था आपको, मैंने परसों बताया था हमने आपको कि डेली बेसिस के ऊपर लगातार ऑफर करते हो आप लोग। भैया ये शर्ट कितने की थी? 1000 रुपए की, मैंने 500 दूंगा। माय क्वेश्चन इज व्हेन समवन, एग्जांपल, आपने इंक्वायरी किया, आपने ऑफर नहीं दिया, चेक करना, पहले ऑफर नहीं दिया। आप नॉर्मली जब पूछते हो, नॉर्मल लोग क्या बोलते हैं? और आपने ऑफर कर दिया। ऑफर नहीं होता वो, ये सबसे बड़ा डाउट मैक्सिमम बच्चों को रहता है। ये समझो ध्यान से बात को। नॉर्मली क्या बोलता है कि जिसने सबसे पहले ऑफर दिया वो ऑफर या प्रोमिसर कहलाता है, ठीक है? लेकिन मुझे बताओ, मैंने पूछा अरे भैया कैमरा कितने का है, ये ऑफर है क्या? इट जस्ट ओनली एन इंक्वायरी, ये ऑफर नहीं होता। ऑफर में प्राइस का होना जरूरी है, ऑफर में प्राइस का होना जरूरी है। तो अगले पर्सन ने बोला भैया ये मैं कैमरा आपको 40,000 का दूंगा। कितने का दूंगा? 40,000 रुपए का दूंगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द ओरिजिनल ऑफर? सबसे पहले किया गया ऑफर ही ओरिजिनल ऑफर कहलाता है। तो शॉपकीपर ने बोला 40,000 एंड दिस कैमरा, रिमेंबर। नाउ द क्वेश्चन इज, रिप्लाई करना, ओरिजिनल ऑफर था 40,000 कैमरा,
लेकिन जैसे ही आपने बोला नहीं भैया 30,000, कितना बोला 30,000, बोलते ना मोल भाव करना, नेगोशिएट करना, बार्गेनिंग करना। जब बार्गेनिंग करते हो तो उस टाइम जो आप बोलते हो ना, दैट विल बी टर्म्ड एज काउंटर ऑफर। क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं काउंटर ऑफर। क्योंकि आपने क्या किया, समझ में आया क्या किया आप लोगों ने? आपने ओरिजिनल ऑफर को काउंटर किया है। और काउंटर को एक और वर्ड बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। मतलब क्वालिफाइड मींस यू आर पुटिंग सम कंडीशंस टू एक्सेप्ट द ऑफर। जहां कंडीशन के साथ में एक्सेप्टेंस आती है उसे बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्या बोलते हैं? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। तो वर्ड क्या आया सर? पढ़ते हैं। व्हेन ऑफरी, यहां पे वर्ड कौन आ गया? बोथ द पार्टी ऑफरी, खाली ऑफरी की बात होगी, ऑफरी बोलेगा ना। प्रोमिसर ने तो ऑफर दे दिया आपको, तो यू आर काउंटरिंग दैट ऑफर। तो बोला क्या बोला? व्हेन द ऑफरी मॉडिफाई, बदल दे द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। क्या ऑफरी मतलब प्रोमिसी, इसी को बोलते हैं एक्सेप्टर। वो ओरिजिनल ऑफर के टर्म्स एंड कंडीशन को मॉडिफाई कर दे, सच ऑफर इज सेट टू मेक, क्या बोला जाएगा? उसने क्या दिया? काउंटर ऑफर। क्या बोला? काउंटर ऑफर दिया। क्या? इसी को बोलते हैं, लिख लो, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्या बोलते हैं? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्वालिफाइड का मीनिंग ही होता है बेटा, while you are putting some conditions to accept that offer will be called qualified accept। याद रहेगा? समझ में आया? आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आते हैं। लिखा हुआ भी है, अब यहां वर्ड क्या लिखा है मैंने? कैंसिल, रिजेक्शन। रिजेक्शन भाई, रेपुडिएट। द वर्ड इज रेपुडिएट, REPUDIATE। फिर कौस्तुभ, इट इज रेपुडिएट। ओके, तो क्या बोला भैया? कह रहा सर काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। अगर काउंटर ऑफर दिया है ना, इसका मतलब आपने क्या किया? आपने ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। और ये होता है, ध्यान रखना। जैसे तुमने किसी की बात काटी, मतलब क्या है? तुमने उसकी बात काट क्लोज कर रिजेक्ट कर दी ना, इसका मतलब यही हुआ ना। तो क्या बोला? सर इट अमाउंट्स टू रिजेक्शन। गलती से भी एग्जाम में कैंसिलेशन मत लिख के जाना। यहाँ पे कैंसिल का मीनिंग अलग होता है, रिजेक्शन का मीनिंग अलग होता है। रिजेक्शन एक पार्टी करता है, बोथ पार्टीज नहीं करते। हम दोनों ने रिजेक्ट नहीं कर दिया होता, ऐसा नहीं होता हम दोनों ने रिजेक्ट कर दिया, नो। रिजेक्शन एक की साइड से होता है। नंबर 2, अगला प्रश्न पूछा था मैंने आप लोगों से, क्या बाद में उसे ख्याल आया, अरे भाई, उस एग्जांपल बायर एंड सेलर नहीं होते, एक शॉपकीपर है, वो सामान बेच रहा है, उसने बोला भैया 2,000 का पड़ेगा, ऑफर था, ओरिजिनल ऑफर। एग्जाम्पल को सामान था, तो मेडिकल किट थी, एक मेडिकल किट 2,000 रुपीज की पड़ेगी, मैं बोला 1,500 दूंगा, ठीक है, काउंटर ऑफर। अब वो बोला 2 से नीचे नहीं पड़ेगी, लेने लो ना, नहीं लेना मत लो। अब मुझे बताओ, अगर मैं दोबारा से तैयार हो जाऊं कि दे दे यार 2,000 के अंदर ही, तो नाउ द क्वेश्चन इज, क्या मैं उसे बाउंड कर सकता हूं कि 2,000 में बेच दोबारा से मुझे? वो उसकी शॉपकीपर पर डिपेंड करता है। ध्यान, आप ये नहीं बोलो आपने तो ऑफर दिया था हम तो एक्सेप्ट करेंगे, नो। नाउ दोबारा से बाजी पारी किसी के पास, बोल किसी के पास में चल गई, बाउंड्री कॉल में, शॉपकीपर के पास में। तो सिंपल से मतलब क्या सीखा सर? रीडिंग करना। Once the counter offer has been, अगर आपने काउंटर ऑफर दे दिया ना, the original offer can not be accepted। जो पहले ऑफर दिया गया था वो दोबारा तब तक एक्सेप्ट नहीं होगा until without the consent of original offer। ऑफर बोलता प्रोमिजर, ओरिजिनल प्रोमिजर की सहमति। कंसेंट मतलब क्या बोलते हैं? सहमति। द वर्ड कंसेंट ऑल्सो मीन्स एसेंट, ASSENT। जब तक वो दोबारा से कंसेंट नहीं देगा, यू कैन नॉट एक्सेप्ट सच ऑफर। बोलो, याद रहेंगी 3 बातें। So what is the meaning of counter offer? Number 2, what it amounts? Cancellation, rejection, rejection. Number 3, क्या without the consent of original promiser एक counter offer को दोबारा accept कर सकते हो original offer को? Answer is no. After making a counter offer, you cannot accept the original offer without the consent of original promiser. बोलो clear? कौस्तुभ, साक्षी, पायल, clear? सबको clear समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछना है? Okay, next पे आते हैं। Next and the last one is स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर या कंटिन्यूइंग ऑफर। स्टैंडिंग, ओपन, कंटिन्यूइंग, तीनों का मीनिंग सेम होता है बेटा। याद करो, मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले, बोला था मैंने आपको, या अभी करंटली बात कर लेते हैं। आपके फोन्स के ऊपर टेलीकॉम कंपनीज की साइट से मैसेज आते रहते हैं, रिलायंस कर लेता है, वोडाफोन करता है, सब लोग करते हैं। क्या आपके लिए एक स्पेसिफिक ऑफर आया, नाउ यू विल गेट 799,
in rupees, just rupees 799, you will get an access, unlimited call of 6 months. You will get the access of 1 year, Disney Hotstar, Sony Live, remember? Yeah, Amazon Prime, OTT प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं. तो पहली बात तो जब ये ऑफर आपको दिया गया, बट लिखा हुआ था दिस ऑफर विल वैलिड टिल 10th of July. Now the question is whether you can accept the offer before 10th of या आफ्टर 10th. 10 तारीख के बाद, 10 तारीख के पहले, बिफोर. ऑब्वियस. मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ऑफर 10 तारीख तक वैलिड है. आज मैसेज मिला तो आज से 10 तारीख तक ये वैलिड रहेगा. इसका मतलब क्या हुआ, लिख लो, पढ़ लो क्या बोला. कह रहा सर एन ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन, विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन, जिसको ओपन किया रखा गया है फॉर एक्सेप्टेंस. एक्सेप्ट कर सकते हो कब तक, फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड. बोला टाइम पीरियड तक ही. और वो टाइम पीरियड कौन शेयर करता है, अच्छा पता ना, हु विल डिसाइड दिस स्पेसिफिक टाइम पीरियड. प्रोमिसर, प्रोमिसी, प्रोमिसर, कॉमन, ऑब्वियस, वेरी गुड. तो क्या बोला, इस ऑफर क्या बोलते हैं, ओपन ऑफर, कंटिन्यूइंग ऑफर या स्टैंडिंग ऑफर. एग्जांपल भी दिया था ना, फ्लिपकार्ट की बिग बिल है, देखो लिखा भी यहां पे 3 तारीख से 10 अक्टूबर तक ये ऑफर वैलिड रहेगा. खासकर जो आपकी ऑनलाइन साइट्स हैं वो ऐसे ऑफर निकालती रहती हैं, हरी जल्दी करो, इतने में खत्म होने वाला है, लिमिटेड स्टॉक बचा है, इस डेट तक मिलेगा ऑफर. व्हाट वाज दैट, ये वाला ऑफर ही होता है. इज इट क्लियर. सेम और एग्जांपल दूं, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे भी देखते हो खाने के लिए, केटरर्स के लिए, फूडिंग के लिए जो होता है ना ट्रेन के अंदर, इन चीजों के लिए भी क्या निकालती है, नोटिस निकालती है. इसको बोलते हैं टेंडर. क्या बोलते हैं, टेंडर निकालती है. टेंडर क्या, कि एनीवन हु वांट्स टू एक्सेप्ट द टेंडर कैन अप्लाई टिल दिस डेट. अब आपको वहां डेट मिल जाती है, इस डेट से पहले जिन जिनका नोटिस आ गया उनको ये टेंडर मिल सकता है, दे कैन अटेंड दैट. द क्वेश्चन इज दैट विल आल्सो बी टर्म्ड एज स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर या कंटिन्यू. इज इट क्लियर. मुद्दा है, मुझे ये बताओ, स्टैंडिंग ऑफर के पार्ट में एक्सेप्टेंस कब तक हो सकती है, या तो क्या बोला, कब नहीं हो सकती, कब नहीं हो सकती. पहला पार्ट, या तो अगर ऑफर ही एक्सपायर हो गया, मतलब अगर यहां 10 तारीख लिखी है, अगर 10 तारीख चली गई तो दिस ऑफर विल नॉट बी अवेलेबल टू यू. नंबर 1. नंबर टू, या फिर ऑफर को पहले ही रिवोक कर लिया गया. रिवोक मतलब बोलते हैं वापस लेना, टू टेक बैक. रिवोक सिंपली मींस टू टेक बैक, वापस लेने को बोलते हैं रिवोकेशन बोलते हैं. द वर्ड रिवोक इज फ्रॉम रेवोकेशन. रिवोकेशन सिंपली मींस टू टेक बैक, ये लीगल वर्ड है. याद रहेगी बातें, समझ में आया, खत्म हो गया पार्ट. ओवर. कोई डाउट इस पे, कौस्तुभ, साक्षी, कुमकुम, पायल, क्लियर हो गया, याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं. यस सर, भूलेंगे, अच्छा नहीं भूलेंगे, हाँ चलो. हेडिंग बनाओ, नेक्स्ट लिखो, हेडिंग बनाओ, फिर खत्म, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर ये है. हाँ बेटा लिखो, रूल्स ऑफ ऑफर. लिमिटेड टाइम है, सिलेबस खत्म करना है बेटा, टाइम से पहले खत्म करेंगे अपने, इसलिए लिखते रहो, समझते रहो. रूल्स ऑफ ऑफर, ऑफर के रूल्स. और व्हाई आई एम सेइंग दिस रूल्स ऑफ ऑफर, दैट सिंपली मींस लीगल रूल्स ऑफ ऑफर. दैट मींस लीगल रूल्स ऑफ ऑफर. याद करो, तुम लोगों को याद होगा कौन सा पार्ट, द फर्स्ट यूनिट हमने पढ़ा था एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. याद आया, अच्छी बहू के संस्कार. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का नाम दे रहा अच्छी बहू. एसेंशियल कंडीशन बोला हमने, कौन सी, कौन से संस्कार. तो वहां पर क्या सीखा था, एक कॉन्ट्रैक्ट तब तक वैलिड नहीं बनता जब तक उसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल ना हो जो लॉ ने लिखे हैं. तो लॉ ने सबसे पहला लिखा था लॉफुल ऑफर. क्या लिखा था, कि अगर आप चाहते हो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बने तो शुरुआत जो है वो लॉफुल ऑफर से होनी चाहिए. ये पॉइंट भी लिखा था हम लोगों ने, ठीक है. फिर वहां एक प्रोविजन था कि लॉफुल ऑफर होता कब है. एक ऑफर तो ठीक है, एग्जांपल, आई विल गिव यू 5 लाख रुपीज टू मर्डर समवन. ये ऑफर कैसा है, ठीक है. टेल मी टेल मी टेल मी. नहीं नहीं ना, अ पॉइंट इज नहीं है ना. तुम्हें कैसे पता, मुद्दा ये नहीं कि पता है,
क्वेश्चन ये है कि भैया तुम्हें कैसे पता है, मतलब कौन से प्रोविजन पढ़ा तुम लोगों ने बात को? जब तक तुमने ऑफर के प्रोविजन सीखे ही नहीं, लीगल रूल पढ़े ही नहीं, हाउ डू यू नो कि भैया ये ऑफर वैलिड है भी या नहीं, लॉफुल है या नहीं? तो आपको स्पेसिफिकली लिखना पड़ता है एग्जाम में कि अगर आप बोल रहे हैं लॉफुल नहीं, इट इज नॉट अनलॉ, इट इज नॉट लॉफुल, इट इज अनलॉफुल, तो आपको लॉ का रीजन देना पड़ेगा. यू हैव टू राइट द प्रोविजन, द करेक्टेड प्रोविजन ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट. समझ में आया? वो कौन से है वो लिखते हैं. वो चलो करते हैं. लिखो बेटा, नेक्स्ट नंबर 1 पे आते हैं. सबसे पहले लिखो नंबर 1, लिखो एन ऑफर मस्ट बी. ये सारे, अब मुझे बताओ, अगर ऑफर को लॉफुल बनाना है तो बेटा याद रखना ये सारे के सारे रूल्स फुलफिल होने चाहिए. एक भी फुलफिल नहीं हुआ तो ऑफर लॉफुल नहीं बनेगा. समझ में आया? और ऑफर लॉफुल नहीं बना तो ऑफर से बनने वाली एक्सेप्टेंस भी लॉफुल नहीं, उससे बनने वाला एग्रीमेंट भी लॉफुल नहीं, और एग्रीमेंट से बनने वाला कॉन्ट्रैक्ट भी लॉफुल नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात तो भूल ही जाओ, वो भी लॉफुल नहीं. और जब लॉफुल नहीं तो पार्टीज के पास एक्शन लेने का राइट ही नहीं है, किसी काम का ही नहीं. ठीक है, तो चेन कहां स्टार्ट हुई? ऑफर भी वैलिड होना चाहिए. फर्स्ट लिखते हैं, एन ऑफर मस्ट बी कैपेबल, एन ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग, capable of creating legal obligation, legal relationship, capable of creating legal relationship. इसी में लिखो आगे, even if an offer is accepted, even if a social offer, even if a social offer is accepted not be termed as offer. जब ये लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं करता तो इसे ऑफर भी कहा नहीं जाएगा. ओनली वही ऑफर लीगल ऑफर कहलाएंगे जो लीगल रिलेशन क्रिएट करवा पाए. नंबर 1 क्लियर हो गया. चले आगे आते हैं. एग्जांपल लिखवाऊं इसका, ऊपर वाले का एग्जांपल लिखो, लीगल वाले का एग्जांपल लिखो, एक किस वाले का. ठीक है, दो एग्जांपल लिखते हैं. एग्जांपल लिख रहा हूं, लॉफुल का लिख रहा हूं. पहले लिखो, एन ऑफर टू बाय और सेल समथिंग. खासकर जब तुम खरीदने बेचने की बात करते हो ना चीजों के बारे में, तो दैट ऑफर विल बी ए लॉफुल ऑफर. क्या होता है वो? लॉफुल ऑफर. क्योंकि वहां पर आप साफ तौर पे इनडायरेक्टली बोल रहे होते हो कि भैया अगर सामान खराब निकला आई विल फाइल ए केस अगेंस्ट यू. समझ रहे क्या बोल रहा हूं? लेकिन एग्जांपल नंबर 2 देखो, एग्रीमेंट या एन ऑफर. कौन सा ऑफर लिखो? एन ऑफर टू इनवाइट, एन ऑफर टू डाइन, डाइन बोलते हैं डिनर को, एट फ्रेंड्स होम. दोस्त के घर पे खाना खाने जाना डिनर के ऊपर, लॉफुल है? तुम नहीं पहुंच पाए तो बोला बीवी तो मारेगी, खाने का नुकसान करवाया तूने, पैसा दे. इज इट सो? समझ में आया? लॉजिक क्लियर हुआ? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफर? लॉफुल कब होता है और अनलॉफुल कब? ऑफर सोशल ऑफर कब कहलाता है? सोशल का नाम और भी होता है, इसी को होता है डोमेस्टिक ऑफर. क्या बोलते हैं? कुछ बुक्स में एक वर्ड मिलेगा आपको, कौन सा? डोमेस्टिक ऑफर. इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा. नोट्स आप लिख रहे हो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, टेंशन मत लो. इट्स अबाउट 13 ईयर्स, चेक करता हुआ रहा हूं, कुछ भी बाहर से नहीं मिलता, सब कवर करता हूं नोट्स के अंदर में. ठीक है, ओके आगे बढ़े. फर्स्ट क्लियर बेटा? नोट रीड. कौस्तुभ, साक्षी, नेक्स्ट लिखो नंबर 2. नंबर 2 तो भैया ये रूल तो मैंडेटरी है ही है, सारे मैंडेटरी हैं अगर ऑफर चाहिए तो. ठीक है, नंबर 2 लिखो. लिखे, एन ऑफर मस्ट बी सर्टेन. एन ऑफर मस्ट बी सर्टेन लिखो, नॉट वेग, VAGUE. वेग बोलते हैं हिडन को. वेग इज अ लीगल वर्ड विच मीन्स हिडन, कुछ छिपा हुआ नहीं होना चाहिए. मस्ट नॉट बी वेग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? आओ लिख लो. एग्जाम्पल लिखो, समझ में आएगा. लिखो, कुमकुम
wants to sell something to Kaustubh for some rupees, for some amount. Now please tell me, क्या यहां पर क्या बेचना चाहती है और कितने में बेचना चाहती है? श्योर है? मतलब क्या ऑब्जेक्ट का पता है? नो. क्या प्राइस का पता है? दोनों क्या है? मिसिंग. क्या है दोनों? मिसिंग है. जब आपके पास में टर्म्स एंड, इसको क्या बोलते हैं पता है? द ऑब्जेक्ट एंड प्राइस इज कॉल्ड टर्म्स एंड कंडीशन. क्या बोलते हैं? टर्म्स एंड कंडीशन. जब टर्म्स एंड कंडीशन ही सर्टेन नहीं है तो ऑफर कहां से सर्टेन होगा? मतलब अब इसको कंपेयर मत करना, बोलो सर आपने यहां भी समथिंग लिखा था. लिख लो भाई, अमाउंट लिखवा दो. टू सेल ए बैग फॉर ₹20,000. लो भैया, ये बन गया ऑफर लॉफुल. क्लियर हो गया? तो ये कौन सा हुआ बताना? जहां टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइस या ऑब्जेक्ट में से एक भी आइटम सर्टेन नहीं है, या एक भी ऐसा नहीं. एग्जांपल, आई वांट टू सेल माय बैग टू यू फॉर ₹, या फॉर वट एवर अमाउंट यू वांट्स टू पे. व्हाट इज दिस? ये सर्टेन ऑफर है? बोलो 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 बोलो. तुम पायल. नो 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 नो. कौस्तुभ, साक्षी, क्या सर्टेन है? नो. इट मींस सर्टेन होना मैंडेटरी है. अगर आप चाहते हो तो वर्ड क्या लिखा है? मे भी नहीं है, मस्ट है. फ्लो में इन वर्ड्स का बड़ा गेम है. मे हो सकता है, मस्ट होना ही होना चाहिए. तो क्या होना चाहिए? सर्टेन होना चाहिए. नेक्स्ट पे आओ. नंबर 3 खत्म हो गए. देखो, an offer must be expressed or implied. Expressed or implied. What is the meaning of expressed? लॉ के अंदर एक्सप्रेस का मीनिंग होता है बाय वर्ड्स, बोलकर, ओरल या रिटन. बोलकर या लिखकर किया गया. अभी तक मैं जितने भी ऑफर तुम्हें दे रहा हूं कौन सा है? बोलकर लिखकर है या नहीं है? बोलो 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 बोलो. है ना? तो बोलकर लिखकर दिया गया ऑफर. अभी तक हमने जितने एग्जांपल लिए सारे किसके लिए? एक्सप्रेस के एग्जांपल लिए. तो बोलकर या लिखकर दिया गया ऑफर एक्सप्रेस कहलाता है. याद रहेगा. लेकिन क्या बिना बोले भी ऑफर होता है? हैं? ऐसा कैसे? यस, होता है. देखो, अदर देन वर्ड्स, ऑफर अदर देन वर्ड्स और रिटन. मतलब ऐसा एग्जांपल दो सर. लिख लो एग्जांपल. देखो, ए बस स्टैंडिंग एट ए बस स्टेशन. कैसे? स्टॉप. named as अमृतसर. एक बस स्टॉप पे बस खड़ी हुई है जिसपे लिखा हुआ अमृतसर लिखा हुआ है. कहां जाएगी वो? जम्मू जाएगी? अमृतसर लिख के? नो. कहां जाएगी? अमृतसर जाएगी. क्या किसी ने बुलाया आपको? आओ आओ बस में बैठ जाओ, बस में बैठ जाओ. बस बुलाया? नहीं बुलाया. शांत होकर बैठे. नॉर्मल एक बस खड़ी है बस स्टॉप पर जिसपे मेंशन है भैया कि बस कहां जाने वाली है. क्या ये ऑफर नहीं होता क्या? बोलो 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 बोलो. है ना ऑफर? बिना बोले तुम्हें कोई ऑफर दे. लिख के किसी ने दिया ना, आई विल टेक यू टू द अमृतसर, आई विल टेक यू टू अमृतसर. लिख के दे रहा कोई? नहीं लिख के दे. ना बोला ना लिखा, फिर भी क्या है वो? ऑफर. कौन सा ऑफर है? साइड ऑफर. बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं मॉल के बाहर, शोरूम के बाहर. ऑफर लिख लिख होर्डिंग बने होते हैं. ठीक है. तो मेंशन है कि भैया फ्लैट रुपीज इतना, 299 के अंदर 299 रुपए में पिक एनी आइटम फॉर 299. ये लिख कर हो गया, ये लिख के दिया. बट नाउ माय क्वेश्चन इज, दूसरा पार्ट बोलता हूं. ट्रेन लिखा कहां जाने वाली है? क्या किसी ने ऑफर दिया आपको? आओ ट्रेन में चलो, घुमा के लेके आते हैं आपको. इज इट सो? नहीं. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जनरली जो चीजें आपको दिख रही हैं, कोई आपको बोल नहीं रहा, कोई आपको लिख के कुछ नहीं दे रहा, लेकिन वो क्या पार्ट कहलाएगा? दैट विल बी कॉल्ड एन इम्प्लाइड ऑफर. क्या बोलते हैं उसको? एन इम्प्लाइड ऑफर. समझ में आया लॉजिक क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? समझ में आया? तुम्हें लेना है, तुम जाके लो. उन्होंने ऑफर तुम्हें दे दिया. कौन सा? वो भी बिना बोले बिना लिखे. इम्प्लाइड ऑफर. समझ में आया बेटा? क्लियर हो गया? कौस्तुभ, साक्षी, इज इट क्लियर हुआ? इम्प्लाइड का मीनिंग होता है जनरली जब बोला नहीं गया, लिखा नहीं गया, बट फिर भी वो ऑफर कम्युनिकेट हो रहा है अब तक.
सर क्या उसको नहीं मान सकते? उसको ही मान सकते हो, कौन सा जो लिखा हो बाहर, जिसने बुलाया स्पेसिफिकली नहीं बुलाया आपको कि तुम ही लेने आओ, मैंने अपना होर्डिंग लगा छोड़ दिया 50% ऑफ, खत्म। यू वांट टू बाय यू कैन गो। समझ में क्या बोल रहा हूँ? वो भी इसका पार्ट कहलाएगा, इम्प्लाइड का पार्ट बोल सकते हो उसको। डन है? कोई डाउट इस पे? चलो आगे आते हैं। कौस्तुभ क्लियर बेटा? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। फोर्थ लिखो, लिखो अब ये है इंपॉर्टेंट, दिस फोर्थ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं केस स्टडी पढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला। लिखो, नोट करो, लिखो एन ऑफर मे बी कंडीशनल, एन ऑफर मे बी कंडीशनल बट, लेकिन किंतु परंतु, एन ऑफर मे बी कंडीशनल but it may not contain, but it may, लाइन लिखना ध्यान से, it may not contain a term, it may not contain a term, कौन सा टर्म लिखो? the non compliance of which, लाइन लिखना, the non compliance, इसका मतलब जिसे अगर पूरा नहीं किया गया, the non compliance of which amounts to acceptance, non-compliance of which amounts to acceptance. Third, an offer may be conditional, ऑफर कंडीशनल हो सकता है, लेकिन ऑफर की कंडीशन में कभी भी कोई ऐसी लाइन लिखी नहीं होनी चाहिए कि जिसे अगर पूरा नहीं किया गया तो उसे एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। इसका एग्जांपल दूंगा, बट इसके अंदर लिखो एक केस स्टडी है बेटा, इसमें एक केस हो चुका है पहले। केस का नाम लिखो, देखो फेल्ट हाउस, FELT, फेल्ट हाउस नाम है पर्सन का, वर्सेस फेमस केस स्टडी है बिंडले, फेल्ट FELT, फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले, BINDLEY, फेल्ट हाउस बिंडले। ये कहानी एक अंकल की और दूसरा है ऑक्शनर, ऑक्शन कर, नीलामी करवाने वाला, दोनों कहानी है, पढ़ाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, यहां तक क्लियर था तुम्हें? यहां तक क्लियर था? आगे बोलूं? चलो आओ समझाता हूं एक पार्ट, समझ में आएगा। कुछ बातें करता हूं, रिप्लाई करना, ठीक है। हर दिन आपकी जीमेल आईडी है सबकी, मेल आईडी सबके पास है ना? हाँ है। हर दिन आपको अपनी मेल आईडी पे बहुत सारी मेल मिलती है, नोटिस किया? नहीं किया? मेल नहीं बनाई? बना रखी है ना? हाँ, ओपन नहीं कर रखा, लॉगिन नहीं कर रखा। मेल आईडीज के ऊपर आज से अगर मैं कुछ साल पहले की बात करूं, इट्स अराउंड, अगर 5-10 साल पहले की बात करूं, मेल तब भी हुआ करते थे। थोड़ी कहानी सुन लो, याद रहेगा। शुरुआत में जीमेल इतना ट्रेंडिंग नहीं था, याहू जो था, yahoo.com, बहुत सारी और भी वेबसाइट है, yahoo.com, rediffmail.com, hotmail.com, बहुत सारी है, और gmail.com। जीमेल भी उनमें से एक ऑप्शन था। लेकिन आप जानते हो आज के दिन हर पर्सन का अकाउंट जीमेल के ऊपर है, नॉट ऑन याहू, नॉट ऑन rediffmail.com। क्यों? एनी आइडिया? और पहले जीमेल पे जब अकाउंट बनाया करता ना, आप बताना मेरी टंग देता रहूं जीमेल पे अकाउंट बनाना इतना आसान नहीं था। आज अकाउंट बनाते हो ना तो वहां पे ऑप्शन आ जाते हैं कि यू कैन पिक दिस आईडी, आपकी आईडी सही नहीं है तो ऑटोमेटिकली वहां पर सजेशन आ जाता है। आता है? पहले नहीं आया करता, पहले मारते रहो बैठ के ट्राई, वो बोलता खाली अवेलेबल नहीं है, इतना लिखा आया करता। फिर नई नई आईडी बनाया करते, इसको बना के लिख लेते हैं, नंबर डाल के लिख लेते हैं, ऐसा करते थे लोग। ये होता था, प्रैक्टिकली बता रहा हूं। तो ऐसा क्या हुआ कि जीमेल इतना इजी हो गया और सबकी आईडी मैंडेटरी है वहां पे। अब जानते हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया में जीमेल को लीगल बना दिया। सुप्रीम कोर्ट की अनाउंसमेंट थी, जजमेंट थी कि आज के बाद में जीमेल, नॉट याहू, नॉट रेडिफ, जीमेल पे जितनी भी बातें होंगी, जितने भी एग्रीमेंट्स होंगे, जितने भी ऑफर होंगे, जितने भी डीलिंग्स होंगी, वो सारी की सारी वैलिड रहेंगी। मतलब आज जीमेल के थ्रू आप जो भी आपस की कम्युनिकेशन करते हो, मेरे पास है, दिखा दूंगा तुम्हें, एग्रीमेंट्स करते हो, वो सारे के सारे वैलिड हैं। अनअकैडमिक एग्रीमेंट है, दिखा दूंगा तुम्हें, जीमेल पे है, ठीक है।
तो मैं क्या बेंगलोर गया था साइन करने के लिए एग्रीमेंट? नहीं, उन्होंने एग्रीमेंट मेल किया, मैंने यहां से बोला ओके, साइन किया, दे दिया, भेज दिया। क्या उसको ओके भी कर दिया ना मैंने? दैट मीन्स एक्सेप्टेंस, तो भी लीगल एक्सेप्टेंस। तो आज जब से लीगल हुआ है ना, इसलिए हर एक कंपनी, Amazon, फ्लिपकार्ट, ये वो एक्सेट्रा जितनी भी कंपनीज है, ये सब आपको डेली बेसिस के ऊपर मेल भेजती रहती हैं। अगर आपने मेल आईडी खोली तो डेली बेसिस के ऊपर आपको पता कितनी मेल्स मिलेंगे। आई कैन शो यू, अभी भी देखो मेल्स ही आ रही हैं बैक टू बैक। ये क्या होता है कि डेली बेसिस के ऊपर आपको मेल, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, ट्विटर, एड्स, रेनो, ये आपको चल रही है मेल्स। पहले नहीं आया करती मेरे भाई, पहले लोग वेट करते रहे कोई तो याद करेगा हमें। अब क्या करते हैं, अब याद कोई ना करे, कंपनी जरूर याद करती तुमको पूरे डे। माय पॉइंट इज, कहने का मतलब क्या हो जानते हो, कि जीमेल लीगल है। और आप याद रखना, अगर आपने जीमेल पे आई हुई मेल का रिवर्ट किया और आपको लगा अरे क्या हो गया, क्या कर लेंगे, मेरा कर भी दिया, तो तब भूल जाओगे गलती हो गई आपसे। रीजन इज जीमेल पे किया गया एक्सेप्टेंस एक लीगल और एक वैलिड एक्सेप्टेंस होता है, ठीक है। इसी बात पे मैं क्वेश्चन बना के एक एग्जांपल दे रहा हूं तुमको, तो मैं केस पढ़ाऊंगा ये वाला, ठीक है। सुनना का एग्जांपल, और सब रिप्लाई करेंगे मुझे, ठीक है, ओके। तो एक हो रहा है विस्टा प्रिंट का आया, लेटर हेड बनवा लो सर, मैं ओके कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये मुझे प्राइस कोट कर रहा है, इतने अमाउंट में ये बन जाएगा, ओके मतलब लीगल, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, हम एग्जाम्पल है रिप्लाई करना। आदर्श भी आ गया, सुनो एग्जाम्पल दे रहा हूं, सब बताएंगे कि इस पार्ट में क्या मिसिंग और क्या वैलिड है या नहीं है, ठीक है, ओके। सुनना ध्यान से बेटा, ये कहानी है कुछ टाइम पहले की, एग्जाम्पल बना के बोल रहा हूं मैं। Hyundai कंपनी, गाड़ी वाली Hyundai कंपनी, उसका एक मेल आया, उसने मेल किया, मतलब आपको मेल किया। मेल ये था कि हमारी कंपनी, आवर कंपनी वांट्स टू सेल, विशेस टू सेल ए कार ऑफ रुपीज 15 लाख, 15 लाख रुपए की गाड़ी वो आपको 10 लाख में बेचना चाहते हैं। मेल में लिखा था 15 लाख की गाड़ी आपको 10 लाख में बेचना चाहते हैं। अगर आप इस 10 तारीख से पहले अपनी एक्सेप्टेंस दे देते हो, मेल पे अपनी एक्सेप्टेंस देते हो तो, और एक्सेप्टेंस ध्यान रखना, ये नहीं कि ऑफर ही वैलिड होगा, एक्सेप्टेंस भी वैलिड है। यू कैन ऑल्सो बाउंड देम, आधे पैसा दे निकाल, ये लिखा हुआ था। अब मुझे एक बात बताओ, 10 तारीख तक इज ए कंडीशन और नॉट? बोलो बोलो बोलो, आदर्श, कौस्तुभ, साक्षी, कुमकुम, पायल, बोल, है ना, ये कंडीशन है ना, दैट एन ऑफर मे बी कंडीशनल। लोग खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं भाई ऑफर कंडीशनल हो सकता है, ऑफर कंडीशनल हो सकता है, बट इट मे नॉट कंटेन ए टर्म। का मतलब क्या हुआ? अभी जो मैंने बोला है क्या था, एन ऑफर 15 लाख की गाड़ी 10 लाख में, इफ यू विल एक्सेप्ट दिस ऑफर बिफोर 10th ऑफ जुलाई, दिस इज कॉल्ड एन ऑफर। ऑफर में कंडीशन हो सकती है, पॉसिबल है कि मैं ना आईपैड तब बेचूं जब मेरे भैया बोलेंगे हाँ करेंगे। भैया बोलना क्या हुआ, कंडीशन, क्या हो गया, ऑफर। लेकिन अब आगे कहानी बनाता हूं। सोचो उस मेल में एक लाइन और लिखी हुई थी, पूरा बोलो मेल को। मेल की फर्स्ट लाइन कि हमारी कंपनी आपको 15 लाख वाली गाड़ी 10 लाख में बेचना चाहती है, अगर 10 तारीख से पहले आप रेडी होते हो तो, यू विल एक्सेप्ट दिस ऑफर बिफोर 10। आगे लिखा हुआ था कि अगर आप रिवर्ट नहीं करते हो, अगर आप 10 तारीख तक रिवर्ट नहीं करते हो, रिप्लाई नहीं करते हो, एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो हम मान लेंगे कि आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो हम मान लेंगे कि आपने एक्सेप्ट कर लिया हमारी गाड़ी को 15 लाख में खरीदने के लिए। सोचो, कंडीशन थी 10 लाख, ठीक है, ओके, बट क्या कंडीशन में कोई ऐसी लाइन हो सकती है, द नॉन कंप्लायंस, जिसे अगर पूरा नहीं किया गया, विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस, तो उसे एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। क्या बोलते हैं, जिसे अगर पूरा नहीं किया गया तो उसे एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। ऐसा मैं बोल दूं तुमको, बेटे मैं तुम्हें एप्पल पेंसिल बेचने वाला हूं 20,000 5,000 रुपए के अंदर, अगर कल तक बता देते हो तो। अगर कल तक नहीं बताओगे तो परसों से मैं बोलूंगा तुमने पेंसिल 20,000 में ले ली, मैं मान लूंगा। लो ने भी क्या बोला, नो। लो ने भी क्या बोला, नहीं, कंडीशन हो सकती है, बट कंडीशन में अगर कोई ऐसा टर्म है
कि जिसे अगर पूरा नहीं किया गया, अगला पर्सन नहीं बोल रहा है, तुम्हें पता भी नहीं है। मान लो मैंने मेल खोली 11 तारीख को, पायल तो करी मेल खोलती नहीं हूँ एग्जाम्पल, तो पायल ने मेल खोली नहीं, मान लो पायल ने मेल खोली 15 तारीख को, पायल बोली अरे क्या हो गया, मैंने कुछ किया नहीं, कहा नहीं, एक्सेप्टेंस भी हो गया। आंसर इज नो। तो उन्होंने क्या बोला, यस ऑफर में कंडीशन होगी, चलता है, हो सकती है, बट कंडीशन में कोई ऐसा टर्म नहीं होना चाहिए, ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए जिसे पूरा नहीं किया गया तो उसे एक्सेप्टेंस मान लिया जाए। इज इट क्लियर? ये नहीं होना चाहिए। और इसी पे बेटा केस स्टडी, रियल केस हो चुका है, ये रियल केस स्टडी है, द फेमस केस लो फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले। आई विल टेक ए पिक्चर फॉर दिस ताकि तुम्हें क्लैरिटी और अच्छे से मिले। यहां तक कहानी क्लियर है? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म क्लियर हो गया? साक्षी, आदर्श, कौस्तुभ, कुमकुम क्लियर बेटा? एक बार फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले डालते हैं पिक्चर। अगेन वही तरीका, हमारा पैटर्न सेम रहेगा भैया, केस स्टडी पढ़ने का, ये हमारा पैटर्न है, बनाया हम नहीं था। चलो लेट्स हैव अ लुक ऑन द पार्ट। कहानी कुछ ये रही, केस ऑफ दिख भी रहा होगा 1862, केस ऑफ 1862। केस का ईयर लिखना एग्जाम में मैंडेटरी नहीं होता, याद रखना, ठीक है? ओके, केस के अंदर कई बार क्या होता है, कुछ फोटोज में ईयर लिखा होता है, जजमेंट का ईयर, किसी में केस हुआ वो वाला ईयर, इसलिए अवॉइड करना लिखना, ठीक है? बट याद रखना कि हाँ याद रहे। तो सुनने वाले हमसे बात को, अब मैं सुना रहा हूं केस, और केस पढ़ने का तरीका हमारा वही है, NSPC। सबसे पहला काम क्या है तुम्हारा, नेम क्या है? फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले, याद रहेगा नाम का, ठीक है? इस कहानी के अंदर आई एम गिविंग यू फ्लेवर, सुनो ध्यान से बात को, स्टोरी सुना रहा हूं, स्टोरी सुनना ध्यान से, बात क्या है, स्टोरी क्या थी कहानी की, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। इस कहानी में मिस्टर फेल्टहाउस, मिस्टर ये कौन है? फेल्टहाउस। तो तुम्हें दिख रहा है ना, ये बिंडले नहीं है, इसका नाम है नेफ्यू, मतलब नाम ही नहीं है इसका, क्या बोला इसका नाम? द नेफ्यू ऑफ फेल्टहाउस, भतीजा है इसका, भांजा भतीजा है इसका, फेल्टहाउस का। कहानी की शुरुआत यहां से होती है। अभी यहां बिंडले नहीं है, बट बिंडले हम ला लेते हैं, ये रहा बिंडले, ये रहा हमारा प्यारा बिंडले। कहानी के अंदर फेल्टहाउस अंकल है, बिंडले कौन है? बिंडले थे बेटा ऑक्शनर। ऑक्शनर, व्हाट इज ऑक्शनर? जो नीलामी करवाते हैं, सुनते ना, 1 2 3 ठक ठक बिड, बिड हो जाती है, करते हैं ना, 2001 3 बोलते हैं ना, इस तरीके से, वो वाला। तो बिंडले वाज द ऑक्शनर इन दिस केस। फेल्टहाउस अंकल है अपने नेफ्यू, एक नेफ्यू के, एक लड़के के, वो लड़का यंग, अपनी बहुत ही यंग रहता है, उस लड़के के पास जो फेल्टहाउस का नेफ्यू होता है, कहानी शुरू करता हूं, फेल्टहाउस के नेफ्यू के पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है, बहुत सारे घोड़े होते हैं, घर होता है, प्रॉपर्टी होती है। इतनी प्रॉपर्टी होती है, क्या करता है नेफ्यू ने, एक ऑक्शन अनाउंस की होती है, नीलामी अनाउंस की होती है अपने। देखो ऐसा नहीं कि ऑक्शन कोर्ट ही करवाता है, ऐसा नहीं होता, लोग अपनी मर्जी से भी नीलामी करते हैं अपने सामान की, सामान है भैया निकाल रहा हूं, बेच रहा हूं, लेना ले लो। तो फेल्टहाउस के नेफ्यू के पास में बहुत सारे घोड़े थे, बहुत सारे, तो एक ही दिख रहा है तुम्हें, ऐसे बहुत सारे घोड़े थे, हॉर्स, और हॉर्स सस्ते नहीं, बहुत महंगे महंगे होते हैं, ठीक है? हॉर्स बहुत महंगे महंगे होते हैं। तो उस नेफ्यू के पास बहुत सारे घोड़े थे, प्रॉपर्टी थी, जिसका ऑक्शन वो नेफ्यू करवाना चाह रहा था। अभी तक फेल्टहाउस पिक्चर में नहीं आया, और ना ही बिंडले पिक्चर में आया, अब आएगा पिक्चर में। इसकी नीलामी वो नेफ्यू करवाना चाहता था। अब हुआ क्या, उस नीलामी को करवाने के लिए उसने एक पर्सन को अपॉइंट किया, नाम क्या था? बिंडले। नेफ्यू ने एक पर्सन को अपॉइंट किया कि तू मेरे लिए ऑक्शन कर, नीलामी करवा, क्योंकि ऐसे नीलामी नहीं कि बोलना नीलामी होता नहीं बेटा, वो बिंडले का काम होता है कि वो पूरी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करे, सामान कितने का है, कौन सा अमाउंट कितने का है, किसको बेचना है, कितने में जाएगा, ये सब इसका काम होता है। तो क्या किया नेफ्यू ने, बिंडले को अपॉइंट किया अपने ऑक्शनर के रूप में कि आ और आके मेरी प्रॉपर्टी की नीलामी करवा। बहुत सारे घोड़े होते हैं, तो कुछ घोड़े नीलामी करनी होती है उसने। अब होता क्या है, एक दिन अंकल वैसे ही घूमते फिरते अपने नेफ्यू के यहां पहुंच जाते हैं। ये रियल केस है, ऐसे नहीं है, सच्चाई में हो चुका है। अंकल पहुंचते अपने नेफ्यू घर पहुंच जाते हैं। जब नेफ्यू के यहां जाते हैं तो फेल्टहाउस को पता चलता है ये ऑक्शन कर रहा है, नीलामी कर रहा है, और वहां पर फेल्टहाउस को एक घोड़ा पसंद आ जाता है। घोड़े पे आ गया दिल, बोला घोड़ा मेरे को चाहिए।
अब सुना ऑफर क्या दिया फेल्ट हाउस ने? फेल्ट हाउस ने अपने नेफ्यू को ऑफर दिया। किसको? नेफ्यू को, नॉट बिंडले। नेफ्यू को ऑफर दिया कि नेफ्यू बेटा से एक बात सुन, भतीजे, ये घोड़ा मुझे खरीदना है। आई वॉन्ट टू बाय दिस हॉर्स फॉर 3000 पौंड। वो बड़ी अमाउंट है, 1862 की अमाउंट बोल रहे हो, पौंड। 3000 पौंड में मैं तुझसे घोड़ा खरीदना चाहता हूं। यहां दो बातें आएंगी, बड़ी ध्यान सुनने बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट केस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है ये, मजेदार केस है, सुनने देना, क्योंकि आंसर मैं तुमसे पूछने वाला हूं। तो बोला 3000 पौंड में आई वॉन्ट टू बाय दिस हॉर्स फ्रॉम यू, ओनली दिस हॉर्स, स्पेसिफिक हॉर्स। और नेफ्यू कुछ नहीं बोलता। अंकल ने ऑफर दिया, नेफ्यू चुप रहता है। अंकल दोबारा बोलते हैं कि बेटा अगर तू कुछ नहीं बोला और ऐसे चुप रहा तो मैं मान लूंगा कि तू ये घोड़ा मुझे 3000 पौंड में बेचेगा। नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। कि तू कुछ नहीं बोला, चुप रहा, मैं मान लूं तूने एक्सेप्टेंस है। और ये बोलकर अंकल वहां से चले जाते हैं। अब सुनो नेफ्यू के मन की बातें, ठीक है? नेफ्यू ने जब अंकल उसको ऑफर दे रहे थे, नीचे ना आराम से खड़ा, नीचे नजर कर खड़ा है, खड़ा ना। नेफ्यू मन ही मन में सोच रहा था कि मैं अपने अंकल को घोड़ा बेचूंगा। कितने में? 3000 पौंड के। नेफ्यू ने मन ही मन में एक्सेप्ट कर लिया कि मैं अपने अंकल को घोड़ा 3000 हॉर्स 3000 पौंड में सेल करूंगा। सोच लिया। और उसने जाके अपने ऑक्शनर को बोला कि ये वाला घोड़ा मत बेचना। क्यों, कैसे, कुछ नहीं बोला, ये वाला घोड़ा मत बेचना। ओके ओके, नहीं बता दिया, जाके इंफॉर्मेशन दे दी। अब हुआ क्या, जब ऑक्शन नीलामी चालू हुई तो बिंडले ने ये घोड़ा बेच दिया किसी और को। बिंडले ने घोड़ा बेच दिया किसी और को। ये बात जब फेल्ट हाउस को पता चली, फेल्ट हाउस को आया गुस्सा। फेल्ट हाउस ने नेफ्यू को पकड़ा पहले तो नेफ्यू ने बोला अंकल मैंने तो मन में सोच लिया था, मैंने तो मन ही मन एक्सेप्ट कर लिया था कि ये घोड़ा अंकल को बेचूंगा 3000 पौंड के अंदर। ये गलती तो बिंडले ने की है। तो ये अब जो फेल्ट हाउस था वो अपना गुस्सा निकालने कहां पहुंचे? बिंडले के पास। बोला बिंडले तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने घोड़ा बेचा कैसे? मैं तो केस डाल दूंगा। डाल दो तो डाल दो। केस किसने फाइल किया? फेल्ट हाउस फाइल्ड ए शूट अगेंस्ट। फेल्ट हाउस ने बिंडले पे केस डाल दिया। कहानी क्लियर है ना? दो चीजें निकल के आई। पहली बात, जब ऑफर दिया गया तो वहां पर ऐसी कंडीशन थी जिसे पूरा नहीं किया गया तो एक्सेप्टेंस मान लेगा फेल्ट हाउस। दूसरी कंडीशन, नेफ्यू ने मन ही मन में सोच लिया कि वो एक्सेप्ट कर चुका है, जबकि लॉ में मेंटली एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है। अब मैं सोच रहा हूं, मन में बोल रहा हूं एग्जांपल के लिए, मैं ना कौस्तुभ तुम्हें ना ये वाला ना परफ्यूम बेचने वाला हूं। मैं बोल रहा हूं परफ्यूम बेच रहा हूं 10,000 रुपीज का। कुछ नहीं बोला कौस्तुभ, चुप है, स्टे साइलेंट। अब मुझे बताओ, क्या कौस्तुभ मन में सोच रहा है? मन में सोच रहा है हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूं। ना द क्वेश्चन इज, क्या मन में सोचना, मन में एक्सेप्ट करना एक्सेप्टेंस कहलाता है क्या? नो। इफ समवन एग्जांपल गिविंग एन ऑफर, आई विल मैरी यू, मन में सोच रहा है, वो बोल रही हाँ ओके। मन ही मनों में बातों को लो एक्सेप्टेंस नहीं मानता। इसको बोलते हैं मेंटली एक्सेप्टेंस या मियर साइलेंट, चुप रहना या मन में एक्सेप्ट करना एक्सेप्टेंस नहीं कहलाता। अब आता मुद्दा कहानी का। हु फाइल्ड दिस शूट, हु वाज द प्लेंटिफ इन दिस केस, टेल मी। फेल्ट हाउस। क्लियर हुआ? तो फेल्ट हाउस फाइल्ड ए शूट अगेंस्ट बिंडले। केस कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट में दो बातें सामने निकल के आई। पहली बात तो, अब मुझे जवाब दो, क्या फेल्ट हाउस बिंडले से डैमेज ले पाएगा, पैसा ले पाएगा? आदर्श, कौस्तुभ, साक्षी और पायल, तुमको ले पाएगा? सारे नहीं बोल रहे हो तो नहीं का रीजन क्या है? नेफ्यू तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। नेफ्यू कह रहे नहीं जोत साहब, मैंने अपने अंकल, विटनेस ने बोल रहे हो, मैंने अपने मन में सोच लिया था, मैंने सोच लिया क्या, घोड़ा अंकल को बेचूंगा। किसने बेच दिया? मैंने तो कहा भी था मत बेचना। तो क्या कोर्ट क्या बोला? पहले कोर्ट बोला तू चुप हो छोटे, चुप। बोला क्या बोला? तू चुप कर। बोला क्यों?
बोला बेटे लो पढ़ के आया, बोल नहीं, बोलो जाके पढ़ गया क्लास में जाके। कौन सा लो है? मेंटली एक्सेप्टेंस, जो पढ़ाऊंगा ये कहां पढ़ोगे? रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस में आएगा, रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस में आएगा। क्या बोला? मेंटली एक्सेप्टेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। चुप रहना, दैट इज मियर साइलेंट, और मेंटली एक्सेप्टेंस डज नॉट अमाउंट टू वैलिड एक्सेप्टेंस। तो कोर्ट ने बोला चुप, आगे यहां से भगा दिया इसको। ठीक है, अब कहानी है दूसरी, अब बात है फेल्डर। तो फेल्डर क्या बोला? सर मैं तो सही था, मैंने ऑफर दिया, मैंने तो कहा था कि नहीं, चुप, वो चुप रहा, तब भी एक्सेप्टेंस है। तो कोर्ट क्या बोला? अब बताओ कोर्ट क्या बोला, ऊपर पढ़ना क्या बोला? ऑफर में कंडीशन बोलो हो सकती है, बट इट मे नॉट कंटेन टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ व्हिच अमाउंट्स टू एक्सेप्ट। बट ऑफर में कभी भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं हो सकती, नॉट, जिसे अगर पूरा नहीं किया गया तो एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। तो इस बेस के ऊपर इनके केस को खारिज कर दिया गया और बिनले को फ्री। समझ में आया लॉजिक? क्लियर? कोर्ट जजमेंट। कोई डाउट है पूछ सकते हो बेटा, पूछना है किसी ने? डन है? समझ में आ गया? आदर्श, कौस्तुभ, साक्षी, ओके पाए? डन। आगे आता है, ये था फोर्थ, बस लिख लो, खत्म होने वाला है, बस ये चैप्टर ही खत्म होने वाला है। हाँ यस। फिफ्थ लिखो बेटा, लिखे एन ऑफर must be different from an offer must be different from, देखो, a statement of intention, a statement of intention, intention बोलते हैं सोच को। जब मैं सीए बन जाऊंगा ना तो सर आपकी कंपनी का काम ना 500 रुपए में किया करूंगा। बन गए? अभी बन जाओगे पता है, बट बन गए अभी? तो जब आपकी फर्म खुली ही नहीं है, चीजें हुई नहीं है अभी तक, एंड यू आर गिविंग इट, आप ऑफर है। शादी में अंकल से मिले, रिलेटिव्स पूछते हैं ना, रिलेटिव्स बेटा कैसा है? बहुत बढ़िया। अरे अंकल आपका बिजनेस है ना? है ना? हाँ अंकल, मैं सीए बनते ही आपके बिजनेस को कंट्रोल कर लूंगा और महीने की सैलरी लूंगा 2 लाख रुपए। अंकल बोले हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ऑफर था ये, तुमने बोला 2 लाख रुपए लूंगा, तो चेक करो, 2 लाख रुपए लूंगा, ऑफिस संभालूंगा, तुम्हारा काम करूंगा। ऑफर है क्या? ये आपकी सोच की स्टेटमेंट है। जब तक कोई चीज तुम्हारे पास है नहीं, एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू सेल माई पोर्श कार, जैगुआर बेचना चाहता हूं, टेल मी, आई हैव जैगुआर, नो, दूसरी गाड़ी है, जैगुआर नहीं है, नाउ प्लीज टेल मी, क्या बोलूंगा? जैगुआर बेचूंगा, क्या बोलेगा? दिस इज ओनली ए स्टेटमेंट, व्हाट यू नॉट हैव, हाउ कैन यू सेल दैट? समझ में आया लॉजिक क्या बोल रहा हूं बेटा? तो क्या बोला? हमेशा आपका ऑफर डिफरेंट होना चाहिए आपकी स्टेटमेंट से। तो सिर्फ बोल देना ऑफर नहीं कहलाता। बोल, अब मैं बोलूं मैं क्लास पढ़ाऊंगा बेटा, क्या था? पढ़ाता हूं ना, टीचर हूं ना, कोर्सेज है ना, तो क्या कहलाएगा? इतने में पढ़ाऊंगा, व्हाट इज दिस? ऑफर। फॉर एग्जाम्पल तो बोलो हम भी पढ़ाएंगे, पढ़ा तो सकते हो, बट इफ यू आर हैविंग द बेस, कर रहे हो काम, फीस बोल रहे हो, तो क्या बोलेगा? ऑफर बन जाएगा। बट अगर एग्जाम्पल के लिए जो चीज आज है ही नहीं उसके लिए बोलोगे तो क्या बोलोगे आप? स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। तो लोग बोलता है हमेशा ऑफर स्टेटमेंट से अलग होना चाहिए। दूसरा लिखो, नेक्स्ट लिखो, सिक्स्थ एंड लास्ट लिखो, लिखो एन ऑफर, लास्ट है क्लास का, मस्ट बी, खत्म हो जाएगा चैप्टर, डिफरेंट फ्रॉम, और जैसे एक्सेप्टेंस वाला चैप्टर पूरा होगा मैं लूंगा टेस्ट, सबका टेस्ट होगा, ध्यान रखना, ओके? एन ऑफर मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट लिख लो, इनविटेशन टू ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर। सर ये क्या होता है? तो देखो, एनी एक्शन, इट मींस एनी एक्शन to invite the public to make an offer for the purpose of making contract, for the purpose of making contract. एग्जाम्पल लिखो इसके, नंबर 1 देखो, प्रोस्पेक्टस issued by
ए कंपनी। नंबर 2, नोटिस ऑफ ऑक्शन, नीलामी का ऑक्शन का नोटिस। नंबर 3, गुड्स displayed in the window of a showroom, the window of a showroom with their price tag, with their price tag के साथ में। नोट करो इसको, जल्दी से करो, समझाता हूँ, बस फिर खत्म ये पार्ट। फिर एक पार्ट बचे को कंबाइन करेंगे, एक्सेप्टेंस साथ पढ़ेंगे। इस कम्युनिकेशन पे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका 6 नंबर में, बताऊंगा कौन सा टॉपिक है, इसके बाद आएगा वो। नोटेड, लिख विद द प्राइस टैग। प्राइस टैग समझते हो, टैग लगा होता है, प्राइस लिखा होता है उसके ऊपर। अच्छा, जवाब दो, यही पूछ लेता हूं, चलो। शोरूम के बाहर जो डिस्प्ले में आइटम लगे होते हैं जिस पे प्राइस टैग लगा होता है, खासकर तुम मॉल्स में जाते हो, शोरूम्स में जाते हो और वहां पर जींस लगी होती है, साइज लिखा होता है, ब्रांड का नाम लिखा होता है, प्राइस टैग लगा होता है। कोई जींस कितने की है, तुम 20 जींस चेक कर दो, ये भी क्या ऑफर है क्या वो? नो। ऑफर कब? जब तुमने दिया। सर फिर वो क्या है, वो ऑफर नहीं है? नहीं बेटा, दैट इज कॉल्ड इनविटेशन। तुम देखो और आओ, तुम्हें लेना है तुम ऑफर दो, तो प्राइस सामने तुम्हारे है, हाँ है प्राइस, ये प्राइस रहा, ये सामान रहा, लेना ले लो। तो क्वेश्चन इज, सुनना ध्यान से बात को, ऑफर पहली बात तो अलग होना चाहिए आपके इनविटेशन से। मतलब इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है कि ऑफर के लिए इनवाइट करने को बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफर। ऑफर के लिए कि हम नहीं देंगे ऑफर, तुम आओ और तुम आके ऑफर दो हमको। मार्केट में जाते लिखे ना बाहर, ये क्यों लगाते हैं, डम्मी लगा रखे हैं, ड्रेस पहना रखते हैं, शर्ट साड़ी लिखते हैं, लगा के रखते हैं, तो अरे अच्छी लगी है ना, लिखा होता है इतने रुपए की आइटम है। तो वो क्या था, ओनली एन इनविटेशन, कि तुम जाओ और जाके खुद बोलो आई वॉन्ट टू बाय दिस, प्राइस तो सामने था ही वहां पे उस पर। तो क्या बोला, लिखा पड़ा, सर एनी एक्शन, कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसा काम, सर टू इनवाइट द पब्लिक, पब्लिक को इनवाइट कर रहे हो सर, किस लिए? टू मेक एन ऑफर, की वो आए और आके आपको ऑफर करे, किस लिए? ताकि बाद में कॉन्ट्रैक्ट बन सके। तो ऐसे किसी भी काम को क्या बोलते हैं बेटा, इनविटेशन टू ऑफर कहा जाता है। बोलो, याद रहेगा। एग्जांपल के लिए दूसरा सुनो, कंपनी अपने शेयर इशू करने से पहले जो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, पब्लिक को करती है ना, पब्लिक को करती है ना। अब पब्लिक में से कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, चॉइस की बात है, पर वो क्या कर रहे हैं, वो इनवाइट कर रहे हैं, आ जाओ भैया आ जाओ, जिसका मन है खरीद लो आके। तो सच काइंड ऑफ इनविटेशन इज कॉल्ड ऑफर, या ओनली इनविटेशन टू ऑफर? बोलो बोलो, इट इज एन ओनली इनविटेशन टू ऑफर। नाइस। उसके बाद क्या होता है, ऑफर, फिर कहानी शुरू होती है एक्सेप्टेंस वगैरह की। तो मतलब ऑफर से पहले भी कुछ होता है, वो क्या होता है, इनविटेशन। नाइस। ऐसे ही इंडियन रेलवे ने निकाला नोटिस, या किसी ने निकाला नोटिस ऑक्शन का, नीलामी का, टेंडर का, वो किसके पार्ट है, वो भी क्या कहलाएगा, दैट ऑल्सो नोन एज इनविटेशन टू ऑफर, नॉट एन ऑफर। इज इट क्लियर? हालांकि इस इनविटेशन के बाद में ऑफर होता है, बट इससे पहले क्या होता है, इनविटेशन। इज इट क्लियर? एंड खत्म, चैप्टर इज ओवर, चैप्टर इज ओवर बेटे, खत्म हो गया, हो जाएगा। ये पूरा पार्ट आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू, टेक केयर, बाय 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 बाय। 2 बजे, ओके, यस।